यह कोई कोई कहानी नहीं और ना ही कोई उपन्यास बल्कि कुछ पारलौकिक की घटनाओं का समावेश है। यह घटना मेरे ननिहाल की है, जो कि जयपुर से कुछ दूरी पर अवस्थित है। बात एक सर्द रात की है। दिसंबर लास्ट में बारिश की वजह से ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ गई थी। हम सभी यानी मेरे मामा जी एवं मेरी नानी जी अलाव जलाकर हाथ सेक रहे थे। समय यही कोई 11 या 11:30 रहा होगा। हम सभी अपनी बातों में मशगूल थे कि तभी हमारे घर के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक देना शुरू किया। हम सभी चौंक गए थे। इतनी रात को कौन हो सकता है, पर दस्तक थी कि शांत ही नहीं हो रही थी। मेरे मामा जी ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो उनके सामने एक 19 साल का नवयुवक पसीने से लथपथ खड़ा था। दरवाजा खुलते ही बस वह एक ही वाक्य बार बार बोले जा रहा था, वह मेरे पीछे है, वह मेरे पीछे है। बोलते बोलते ही वह बेहोश हो गया। तभी मेरी नानी जी ने बोला, अरे यह तो रमजी है, यही पास में चाय की दुकान पर काम करता है। उसे हम अंदर लाए और उस पर पानी के छिड़काव दिए। थोड़ी देर बाद वह होश में आया, लेकिन वह अभी भी वही शब्द पर बढ़ाए जा रहा था कि वह मेरे पीछे है, वह मेरे पीछे है। हमने उसे होश में आते ही पानी पिलाया और उससे पूछा कि इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है और कौन तेरे पीछे है। पर उसकी हालत बहुत ही खराब थी और वह कुछ बोलने की हालत में नहीं था। थोड़ी देर बाद हालात सामान्य होने पर उसने जो बताया, हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। केवल मेरे मामा जी और नानी जी को छोड़कर गए, शायद वह सब पहले से जानते थे। उसने बताया कि वह किसी शादी में जाकर आ रहा था। उसे उसके चाचा के लड़के ने थोड़ी दूर पर ही उतार। जब मैं चौराहे से सीधा मुख्य रास्ते पर आया तो खाना खाने के बाद पानी न पीने की वजह से उसे काफी प्यास लग रही थी। रास्ते में ही एक हवेली पड़ती है जिसके नीचे सरकारी नल लगा हुआ है, वही पानी पीने लगा। उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि वह कहाँ खड़ा था। हवेली अपनी भूतिया घटनाओं की वजह से आसपास के सभी क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। वह भी पानी पी रहा था कि तभी अब इस आवाज के साथ साथ किसी के मंद मंद हंसने की आवाज भी आने लगी। अब उसे आभास होने लगा है कि यह आवाज ऊपर से कहीं से आ रही है। यही उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने ऊपर जब देखा तो वहां का नजारा कुछ और ही था। वहां एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें जो कि उसी की तरफ ही थी, वह धीमे धीमे हंस रही थी। उसके पास जमीन पर लटके हुए थे जिसे वह हम सभी काफी आश्चर्यचकित और रोमांच से भरे हुए थे, लेकिन मेरे मामाजी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। लग रहा था वह इससे बिल्कुल भी अचंभित नहीं है। जब हमने उनसे इसका कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि यह भी सही समय नहीं है, इस पर सुबह ही बात की जाएगी। मामा जी ने हमें उस हवेली के बारे में क्या बताया। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि गांवों में सर्दियों के मौसम में अलाव न केवल ऊष्मा का साधन है बल्कि सामाजिकता का भी जरिया है। गांव में सुबह सुबह सभी लोग चाय लेकर अलाव के आगे बैठ जाते हैं और फिर चलते हैं। किससे इस बैठक का यह सार्वभौमिक नियम है कि आपको पता होता है कि सामने वाला लंबी लंबी फेंक रहा है, पर आप उसे बीच में टोक नहीं सकते। विशेषकर जब मैं आप थैली से आ रही सुगंध से यह कहना आसान था कि यह मूलची हलवाई की जलेबी और समोसे थे। सुगंध मामाजी के नथुनी में घुसी ही थी कि उनके हाव भाव बदल गए। उन्होंने भाव विभोर होकर उनका स्वागत किया और उसके लिए मामी जी को अदरक वाली चाय का विशेष आर्डर दिया। हमें बात शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ी। किशन ने जलेबी समोसे का पैकेट पकड़ आते ही मामा जी से कल रात हम पर जब तक प्लेटों में जलेबी और समोसे लग चुके थे, वह एकदम से रिचार्ज हुए और बताने लगी, एक बार जो भी हमारी ही उम्र के थे तो वे और उनके दोस्त हवेली की छत पर ही पतंग उड़ाने के लिए गए हुए थे। ये सभी दोस्त ब्रिजवासी की छतों से कुक हवेली की छत पर पहुंच गए और पतंग उड़ाने लगे। दोपहर के समय जब यह सभी दोस्त पतंग उड़ाने में मस्त थे, एक पतंग कटकर हव मामा जी उस समय शहर में ही पढ़ाई करते थे और शहर के अपने बहादुरी के किस्से अपने दोस्तों को सुनाते थे, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपने सिर यह काम लिया। हालांकि इस शर्त पर कि विष्णु जो कि उनका दोस्त था वह सभी को गन्ने का रस पिलाएंगे। मामा जी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। ऊपर से पहली मंजिल पर तो उजाला ठीक ठाक ही था, पर जैसे ही उन्होंने दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया तभी एक धीमी आवाज ने उन्हें रोका। ही। यह आवाज इतनी धीमी थी कि व्यक्ति यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि आवाज वास्तविक थी या केवल एक भ्रम, पर मामा जी की हृदय गति बढ़ाने के लिए काफी थी।
वह दूसरी सीढ़ी पर ही रुक गई और इंतजार करने लगे इस आवाज के दूसरी बार वापस आने का। एक निश्चिता के लिए पर आवाज आ रही थी, वह भी केवल छत से वो काटा चरखी समेत। इसका मतलब उनके दोस्त उन्हें छोड़ वापस पतंगबाजी में लग गए थे। मामा जी ने मन में ही सोचा, ऐसे दोस्तों के लिए क्या इतना बड़ा खतरा मोल लेना सही होगा, वह भी एक कटी पतंग के लिए। पर अब प्रश्न पतंग का नहीं था बल्कि उनकी इज्जत का था। तो उन्होंने अपने मन को समझाया और वापस नीचे सीढ़ियां उतरने लगे। एक एक सीढ़ी उनके लिए एक पहाड़ चढ़ने के बराबर थी। जन्म ऊपर जाकर तो यह कह देंगे कि पतंग फटी हुई थी इसलिए नहीं लाया, उन्हें क्या ही पता चलेगा। पर मन एक तरफ यह भी कह रहा था कि हवेली में आज तक जो भी लोगों के साथ बीता है वह केवल रात को ही, दिन में आज तक ऐसी कोई वाक्य नहीं हुआ। तो उन्होंने नीचे कदम बढ़ा दिए। खैर आखिरकार वह नीचे पहुंच ही गए। हवेली के बरामदे में निपट सन्नाटा पसरा था, एक मुर्दाघर की तरह। ठंड उत्तर की तुलना में लगभग तो गुनी थी। मामा जी ने एक बार ऊपर देखा, कोई नहीं दिखा। मामा जी के मन में जितनी गाली उन्हें याद थी मन ही मन में अपने दोस्तों को दी। उन्हें लगा था कि जब वह नीचे होंगे तो कम से कम उनके दोस्त छत से उन पर नजर बनाए रखेंगे, लेकिन कोई नजर नहीं आया। नीचे हवेली में चारों दरवाजा लगभग दो चुका था, उसमें बड़े बड़े छेद हो गए थे। दीमक ने दरवाजे कुछ जगह से खोखला कर दिया था। मामा जी उस और बैठे। मामा जी ने पतंग उठाई और उसका मुआयना करने लगे कि वह कहीं से फटी हुई तो नहीं है कि तभी खर सामने कमरे का दरवाजा जोर से अंदर से बचने लगा। कोई उसे अंदर से जोर से खोलने की कोशिश कर रहा था। इस आवाज में हमेशा दीदी का स्मरण करते रहते थे, जो मामा जी के कानों में अनजाने ही पड़ते रहते थे। मामा जी ने केवल उन्हीं भजनों के शब्दों को मन में दोहराया और पतंग लेकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। जानू दौड़ते हुए सीढ़ियों पर पहुंचे तभी फिर वही आवाज ही हम उनके कान में पड़ी। उस समय तक मामा जी दूसरे तेरा बाप जिसका उपासक है उसने मुझे रोक रखा है, वरना मेरे घर में घुसने वालों काम को मैं वह दंड देती हूं कि वह 7 जन्मों तक ना भूले। उसने एक बार और जोर से अट्ठास मारा और दूसरे मंजिल से नीचे बरामदे की तरफ छलांग लगा दी। अब मामा जी ने जितनी ताकत उनके पैरों में थी उसे इकट्ठा की और छत की तरफ दौड़ लगा दी। ऊपर छत पर जाकर उन्होंने देखा कि उनके दोस्त गायब थे, पर अब उन्हें इसी से कोई मतलब नहीं रहा था। वह सीधे अपने घर की तरफ चल दिए। घर में घुसते ही नानी जी की चौकी छाछ बिलो रही थी ने उनसे पूछा कि इतनी जल्दी कैसे आ गया। पर वह बिल्कुल शांति थी। उन्होंने दूर से ही नाना जी भरत जी की वीडियो भी खत्म हो चुकी थी। उन्होंने अपना कंबल समेटा और मंडी में सब्जी बेचने के लिए निकल गए। मामा जी को भी विद्यालय पहुंचना था, सो उन्होंने भी बात यहीं समाप्त काय। वह उठकर कमरे से निकल ही रहे थे कि मैंने उनसे सवाल किया, तो क्या मामा जी वह प्रेतनी आपको कभी वापस नहीं दिखी? मामा जी मुड़े और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।